अच्छा जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था में से किसी की तरफ से कि जेंडर्स को किस तरह ग्रुप बाय करेंगे। तो पहले हम उस क्वेश्चन को लेकर उसका आंसर करता हूँ, देन फिर मैं आज के लेक्चर की तरफ चलूंगा। तो लेट्स से मेरे पास एक टेबल है जी एसटीडी के नाम से, और इस टेबल में एस आई डी एक एट्रीब्यूट है, इसी तरह एस नेम एट्रीब्यूट है। तो नेक्स्ट आप ले लें जेंडर। ठीक है, ये टेबल है। अब मैंने इसे ग्रुप बाय करना है, जेंडर के लिए आया था, तो इसकी क्वेरी क्या हो सकती है। अब सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे क्या लिखना है अभी ना सोचें, ठीक है। देन डायरेक्ट आ जाए फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। अच्छा जी, वेयर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं। बहुत तो ग्रुप बाय के हम किस लिए ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि सिलेक्ट के साथ तो जेंडर आ सकते हैं, जो एग्रीगेशन फंक्शन है वो आ सकते हैं। ये आंसर है इस क्वेरी के साथ। वो आपको बता देगा यानी कि अब इसकी आउटपुट क्या होगी कि यहाँ पे एक कॉलम होगा जेंडर के नाम से, तो उसमें दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। देन दूसरा कॉलम होगा काउंट का, तो बताएगा कि मेल के अगेंस्ट कितने मेल एग्जिस्ट करते हैं टेबल में और कितनी फीमेल एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसने भी क्वेश्चन किया था, क्या उसका सवाल क्लियर है? और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ये जेंडर के अगेंस्ट उनके नाम देखना चाहते हैं, तो फिर आप आउटर क्वेरी लगाएं सर और वो क्लास में भी चूकनी है। चलें ठीक है, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी का कोई सवाल हो काफी क्लास में? कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, हम बात करते हैं थोड़ी सी ना जरा डेटाबेस को हम देखते हैं ओवरऑल होता क्या है। स्कीमास के नाम सुने हुए ना आपने, डेटाबेस स्कीमास। यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे डेटाबेस यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपको पता है टेबल होता है। अच्छा, ये एक बात शुरू में समझ लें, हम ये पढ़ रहे हैं रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि इसमें जितना भी काम होगा, जो भी स्कीमास बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, वो सारे के सारे रो एंड कॉलम की फॉर्म में बनेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अब मैं जितने भी यानी कि अगर टेबल हो, अगर मैं व्यूज की बात करूं या मैं इंडेक्स की बात करूं, तो ये सारे के सारे टेबल भी रो एंड कॉलम की फॉर्म में, वो तो ऑब्वियसली होगा। व्यूज भी उसी फॉर्म में होंगे और इंडेक्सेस भी उसी फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फंड है, जो मेरी अम्ब्रेला थी, वो तो रिलेशनल है। और रिलेशनल का मतलब ये है रोज एंड कॉलम। तो बेसिक हमारे पास तीन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स आते हैं डेटाबेस के, जो हम पढ़ रहे हैं। टेबल टेबल हम एक्चुअल यूज करते हैं किस काम के लिए, अपना डाटा स्टोर करवाने के लिए। टेबल का जो बेसिक फंडा है वो क्या है, डाटा इसमें हम इंसर्ट करते हैं, स्टोर करवाते हैं। अच्छा, रिट्रीव भी कर सकते हैं हम, डाटा को सर्च भी कर सकते हैं थ्रू टेबल। अब जो व्यूज है ना, बेसिकली इनका बेसिक फंडा सिर्फ और सिर्फ डाटा को व्यू करना है, डाटा को आप कहने के सर्च करना है। वैल्यू स्टोर करवाना इसका कोई मकसद नहीं है, वो टेबल का था। समझ पा रहे हैं इस बात को? नेक्स्ट कोई टेबल तो हम डिटेल से पढ़ सकते हैं, सिलेक्ट की, क्यूरीज, इसमें इंसर्ट की, डिलीट की, ट्रंकेट की, सारी पढ़ चुके हैं डिटेल से। अब थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे इन चीजों का। व्यूज जो कि नाम से ही जाहिर है, तो इसका जो बेसिक फंडा वो यही है कि हम डाटा को क्या करेंगे, देखना चाहते हैं। इस एग्जांपल ऐसे कि जैसे आप लोग बोर्ड की वेबसाइट पे अपना रिजल्ट देखते हैं ना, तो देख वो सकते हैं। बेसिकली आप थ्रू टेबल नहीं देखते, थ्रू व्यूज देखते हैं। क्योंकि उन्होंने ना आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट का मतलब कि आप लोग मुकम्मल डाटा कभी नहीं देख सकते एक टेबल। हर स्टूडेंट सिर्फ अपनी आईडी के ही अगेंस्ट अपना देख सकता है रिकॉर्ड, और तो नहीं को देख सकता। तो इट्स मीन कि वो व्यूज है। व्यूज क्या करते हैं, डाटा को सिक्योर करते हैं। असल में जो मकसद है ना, हम चाहते हैं कि जिस बंदे को जिस कॉलम के साथ कंसर्न है ना, बस उसको वही चीज शो हो, बाकी डिटेल बाकी इंफॉर्मेशन उसके काम की नहीं है, तो हम उसको क्यों शो करवाएं। तो थोड़ी सी हम ना इसकी एग्जांपल देखते हैं, मैं प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूँ। देन हम व्यूज को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि व्यूज कैसे काम करता है, फिर उसके बाद फर्दर हम
इंडेक्स की तरफ चलेंगे। तो ये बेसिक जो तीन है ना बड़े कॉमन डेटाबेस स्कीमर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज होते हैं, तो इनको समझना जरूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कनेक्ट सिस्टम। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना टेबल देखता हूँ स्टूडेंट का। जी ठीक है। अच्छा ये स्टूडेंट का टेबल ऑब्वियसली मैंने ना इसमें जस्ट 2 कॉलम्स लिए हुए हैं, स्टूडेंट आईडी के नाम से, स्टूडेंट नेम, और नंबर 3 मेरे पास स्टूडेंट का एड्रेस। 3 कॉलम है ना यहाँ पे, ये थोड़ी सी ना उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हटा हुआ है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्टूडेंट एड्रेस का कॉलम है, स्टूडेंट आईडी का, और स्टूडेंट नेम का कॉलम है। तो मैंने सिलेक्ट सारे फ्रॉम स्टूडेंट किया, मुझे हर चीज आ गई। अगर इस टेबल में और मजीद कॉलम भी होते तो वो भी ऑब्वियसली शो होने थे, ठीक है ना। अब व्यूज में मैं क्या करूंगा, अब मैं व्यू क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड जी, इन्हीं स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा दें यहाँ। अब हम करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी सिलेक्ट नहीं करेंगे अब, चूंकि हम क्या करने वाले हैं, एक नया स्कीमा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या स्कीमा क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्रिएट की कमांड लगाएंगे, ठीक है? अब अगर तो मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल टेबल नेम। अगर मैं इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स नेम। बिल्कुल इसी तरह मैं करूंगा क्रिएट व्यू, और आगे व्यू नेम होगा, ठीक है। क्रिएट व्यू, नेक्स्ट व्यू नेम कोई भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट व्यू, सही है। क्रिएट व्यू, व्यू नेम, अब नेक्स्ट चले भाई। एज के बाद मैंने बताना है कि मैं किस टेबल का व्यू बनाना चाहता हूँ, नंबर 1, और नंबर 2 उस टेबल में से किस किस कॉलम के लिए बनाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, मैं करता हूँ सिलेक्ट। अब यहाँ पे मुझे कॉलम बताने पड़ेंगे कि मैंने जो मेरा यूजर है उसको कौन कौन सा कॉलम दिखाना चाहता हूँ अपने पूरे टेबल में से। ये आप समझ लें कि मैं एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे टेबल में 20 कॉलम थे तो यहाँ पे मैं जितने के नाम लूंगा बस वही शो हो सकते हैं सिर्फ। एक कॉलम का नाम लूंगा तो एक शो होगा, 10 का लूंगा तो 10 शो होंगे। यानी कि टेबल में से जितने कॉलम है ना, कॉलम वाइज मैं चीजों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, अब एक्सेस को लिमिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरा पर्पस है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम फ्रॉम, अब टेबल का नाम बताएं आप, स्टूडेंट, ठीक, जस्ट एंटर करते हैं। अच्छा ये एरर आ गया, वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नेम चेंज करता हूँ। चलो जी आप ट्राई करते हैं, मैंने नाम चेंज किया है इसका, ठीक है जी। अब व्यू क्रिएट हो जाएगा, पहले क्यों नहीं था वाकई, वो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था उस नाम से, एस टी डी व्यू के नाम से। इसलिए चूंकि नाम यूनिक होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, वो रिपीट नहीं हो सकते। अब जरा इसको ध्यान से देखें, इस बात की समझ आती है क्या मैंने किया। मैंने क्रिएट व्यू, आगे व्यू का नेम वो कोई भी रख सकते हैं एज कीवर्ड, उसके बाद हमने टेबल का बताना है कि किस टेबल का व्यू क्रिएट करना है, और उस टेबल में से किस किस कॉलम को हमने शो करवाना यूजर के लिए। तो मैंने सिर्फ एक कॉलम लिया स्टूडेंट नेम एस नेम का। अगर आप मजीद कॉलम ऐड करना चाहते हो आप लिखें एस नेम कॉमा एस आईडी लिख सकते हैं, कॉमा एस एड्रेस लिख सकते हैं, जो भी आप शो करवाना चाहते हैं। अब हम व्यू को देखना चाहते हैं कैसे इसमें से जो डाटा वो एक्सट्रैक्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू नेम, यहाँ पे आएगा। तो व्यू नेम हमने क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट व्यू। ये देखो, जो मैंने मैंने व्यू किस पे क्रिएट किया था, स्टूडेंट नेम पे किया था ना क्रिएट, तो उसने मुझे स्टूडेंट नेम ही दिखाया। अब आप नोट करें, मैंने सिलेक्ट अस्टैरिक, अस्टैरिक का भला क्या मतलब होता है, एक सेकंड। यूनिवर्सल होता है, ये सब कुछ सिलेक्ट कर देते हैं। ये जो स्टैरिक है, ये जितने कॉलम जितने भी मेरे पास होते हैं ना एट्रीब्यूट्स,
सबको लेके आता है। इसने मैंने स्टैटिक यूज किया, इसने सिर्फ स्टूडेंट नेम ले गया, क्योंकि मैंने व्यू क्रिएट ही स्टूडेंट नेम पे किया। इसके अलावा कोई मजीद कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता इस व्यू। तो ये अब क्या हुआ, जो मेरा अब ये बेसिकली इसने ना डाटा को नया टेबल क्रिएट नहीं कर दिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जस्ट व्यू के लिए यूज होगा। अब मैंने व्यू क्रिएट कर दिया, देन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक्सेस दूंगा सिर्फ किसकी, इस व्यू की। वो इससे ज्यादा मजीद किसी कॉलम को देख नहीं सकते, कभी चाह करके भी नहीं देख। तो ये समझ आ गया इस तरह इस फंडे की क्यों हम व्यूज को लेते हैं। जी, कोई कंफ्यूजन किसी को? यस अच्छा जी, हमने देख लिया कि व्यू को क्रिएट कैसे करना है और फिर व्यू में से सर, डाटा को। जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने देखा कि व्यू में ये जो आपने स्टूडेंट व्यू लिखा है ये मतलब क्या है? ये एट्रीब्यूट नेम है, क्या चीज है? व्यू का नेम है। जैसे हमारे पास होता है ना स्कीमा ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे पास ऊपर क्या था, स्टूडेंट एसटीडी टेबल का नेम है ना, वो मेरा स्कीमा नेम है। इस तरह यहाँ पे व्यू का नेम रखा मैंने, कि ऑब्जेक्ट का नेम रखने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट अच्छा को उसके नाम से कॉल की जाएगी बाद में। अच्छा, ये तो ये आपने एज क्यों क्यों लगाया? स्टूडेंट दोबारा बोले। एज क्यों यूज किया है यहाँ पे हमने? जी, एज कीवर्ड है, आप देखें ना, क्रिएट व्यू, व्यू नेम हो गया। अब एज कीवर्ड के बाद मैंने बताना है, इसने डिफरेंशिएट कर दिया कि वो व्यू क्रिएट हो चुका है। अब व्यू हमने किस चीज पे बनाना है, वो कीवर्ड है जो मेंशन करेगा। नेक्स्ट उसके बाद मुझे जिस टेबल का व्यू बनाना है और उस टेबल में से किस किस कॉलम को लेना है वो बताना पड़ेगा। तो एज बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहा है कि व्यू बन चुका है। देन अब हम व्यू में कौन कौन से कॉलम लेने हैं, कौन सा टेबल लेना है, वो मेंशन करेंगे। सर ये जो आपने क्रिएट ये स्टूडेंट लिखा है, ये स्टूडेंट जो टेबल का नेम होगा वही हम लेंगे? कोई भी नाम रख सकते हैं। नहीं। टेबल का नाम देखें, हमारा कोई भी? टेबल का नाम तो एसटीडी था। जी अगर आप नोट करें चलिए। ना, टेबल का नाम तो स्टूडेंट व्यू है ही नहीं, वो तो एसटीडी है। तो आप अलग नाम रखेंगे, सेम नहीं रखेंगे। ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चाहते हैं जी, हमने ये व्यू बना लिया और व्यू का मकसद भी ये था कि इसमें डाटा स्टोर नहीं करवाया रहता, वो तो टेबल में ही करवाया रहता। जस्ट हमने अगर डाटा दिखाना है, अपने व्यूअर को दिखाना है, यूजर्स को दिखाना है, तो हम चाहते हैं कि वो पूरा टेबल ना देखे, उस टेबल में से लिमिटेड एक्सेस मिले, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, जितने भी आप दिखाना चाहते हैं, यही हमारा पर्पस है और कोई भी नहीं। अब हम चाहते हैं जी व्यू को डिलीट करना है, तो डिलीट करने का क्या तरीका था, जैसे टेबल को डिलीट करते हैं ना, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इस तरह आप लिखेंगे ड्रॉप यस व्यू, व्यू। व्यू नेम, तो व्यू खत्म हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट आते हैं, टेबल हम समझ चुके हैं, व्यूज भी हम समझ, अब हमारे पास आते हैं इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स का सिर्फ एक ही मकसद है, सर्च करना। इसने मजीद उससे नीचे ये चीज आ गई है। टेबल भी हमारा क्लियर, व्यूज हम कॉलम दिखा सकते हैं, मुकम्मल मुकम्मल। अब देख रहे हैं, मैंने अभी व्यू को सिलेक्ट किया था, तो इसने क्या किया, स्टूडेंट नेम कॉलम था, उस कॉलम में जितनी भी एंट्री थी मुझे दिखा दिए, शो करवा दिए। इंडेक्सेस में अब मजीद मैं रो को भी फिल्टर करूंगा और जस्ट सिंगल पर्सन सर्च कर सकते हैं। पूरा पूरा टेबल सर्च नहीं होगा ना, पूरे पूरे एक से ज्यादा मल्टीपल नाम मेरे पास सर्च हो सकते हैं। सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड मैंने सर्च करना, और वो भी वो वाला करना है कि जो बड़ा फ्रीक्वेंट यूज होता है। फ्रीक्वेंट यूज का क्या मतलब है, कि कोई भी अगर एक पर्सन है जो डाटा एंट्री की जॉब करता है, तो उसको पता है कि मैं डेली में ये चीजें तो सर्च करते ही करता हूँ ना। अब वो कोई भी उसकी डोमेन हो सकती है। अब वो क्या करेगा, वो बेहतर है कि उस चीज का इंडेक्स क्रिएट कर ले, कि जिस चीज को उसने, जैसे इसका एग्जांपल ऐसे ही है, हमारे पास पीसी में ऑप्शन होता है ना क्विक एक्सेस की। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें क्विक एक्सेस की। अब क्विक एक्सेस का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं वो अपने फोल्डर से लेके आ सकता हूँ। मैं किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करके क्विक एक्सेस करूंगा तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। उसका क्या मतलब है, कि मेरे पूरे सिस्टम में से जो फोल्डर मैं जिसको डेली सर्च करता हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं क्विक एक्सेस में ले आऊंगा। अब इससे क्या होगा, कि वो फोल्डर मेरी रैम में आ जाएगा। अब इसका एक नुकसान भी और एक फायदा भी है। नुकसान क्या है, कि सर, मेरी रैम की जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई क्विक हो जाएगी। क्विक एक्सेस में वो फोल्डर नहीं आते जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली नहीं आ जाते यहाँ पे?
नहीं, मुझे खुद लाने पड़ेंगे और मुझे खुद डिलीट करने पड़ेंगे। मैंने अभी लास्ट टाइम ना मेरी रैम की स्पीड बड़ी स्लो हो गई थी, तो मैंने सारे क्विक एक्सेस डिलीट करते हैं, कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो जब सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाए ना, तो हमें पता होता है कि क्विक एक्सेस में जो चीज क्विक एक्सेस में होती है ना, वो चीज आपकी रैम में होती है, और इट्स मीन कि आपकी रैम की जो स्पेस है वो यूज हो रही है। और जब आपको पता लगे कि हमारी जब स्पीड रैम की स्लो हो रही है, तो फौरन जो क्विक एक्सेस है उसको खत्म कर दें, तो आपकी स्पीड में बेहतरी आ जाती है। ठीक है? तो ये वो फ्रीक्वेंट डाटा होता है जो हम चाहते हैं कि हम फौरन एक्सेस कर ले, तो आप क्या करेंगे, क्विक एक्सेस में लेके आ जाएंगे। इसी तरह इंडेक्स वाला यही फंडा है कि जिस चीज को मैं डेली यूज करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको इंडेक्स क्रिएट कर लूंगा, तो वो मेरी रैम में आ जाएगी। अब आपको पता है रैम से सर्चिंग ज्यादा होती है, बजाय इसके कि पहले हार्ड डिस्क में जाए, हार्ड डिस्क से रैम में आए, रैम से रजिस्टर में आए, रजिस्टर से कैशे में आए, फिर सीपीयू यूटिलाइज करे, तो वो एक बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इंडेक्स का भी यही पर्पज है, ये आपकी क्या करता है, जस्ट सर्चिंग स्पीड को फास्ट करता है। चलो चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं हम कि इंडेक्स को कैसे क्रिएट करना है। तो वही तरीका बेसिकली आप लिखें क्रिएट इंडेक्स, आगे आप लिख सकते हैं जी इंडेक्स नेम। तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट इंडेक्स, कोई भी नाम हो सकते थे। अब वहां पे हम कीवर्ड यूज करते हैं एज का, यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे ऑन। थोड़ा सा इसका जो सिंटैक्स है वो हटके है। ऑन, ऑन के बाद लिखेंगे भैया आपने किस टेबल पे इंडेक्स क्रिएट करना है, टेबल का नाम लिखेंगे, तो मेरे पास टेबल का नाम है एसटीडी, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट पैरेंथेसिस आएंगी, पैरेंथेसिस में आपने बताना है, अगेन वही व्यू वाला काम होगा कि आपने किस किस कॉलम का इंडेक्स क्रिएट करना है उस टेबल में से। पूरे टेबल का तो जो रिकॉर्ड वो बेशुमार होता है। अभी तो हम छोटे छोटे टेबल ले रहे हैं ना, एक्चुअल में एक टेबल के अंदर कुछ मिलियंस रो हो सकती हैं, बिलियंस Yes. कॉलम्स हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बिल्कुल मुख्तसर चीजें ले रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने टेबल में से किस चीज का इंडेक्स बनाना है। तो मैं अगेन वही काम कर, मैं लिखूंगा कि मुझे एस नेम का बनाना है। क्यों? क्योंकि जी मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट नेम और इसके साथ हम लिख सकते हैं जी स्टूडेंट नंबर कह सकते हैं, अगर मेरे पास कोई कॉलम एग्जिस्ट करता होगा, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम का। अब स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम का इंडेक्स बनाता हूँ, क्यों? जैसे कोई आता है ना एग्जाम के दिन आते हैं, तो मुझे पता है बच्चों ने रिजल्ट का ना बार बार सर्चिंग करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब स्टूडेंट को अपने नाम से गर्ज होता है या अपने नंबर से गर्ज होता है, और किसी तीसरी चीज से गर्ज नहीं होता, उसको नहीं गर्ज होता कि मुझे मेरा एड्रेस भी चाहिए, मुझे मेरे डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए, वो तो उसको ऑलरेडी पता होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दो चीजों पे इंडेक्स बना देंगे, देन स्टूडेंट सर्चिंग करेंगे तो स्पीड बड़ी जबरदस्त रहेगी, सिस्टम जो हमारा सर्वर है वो स्लो नहीं होगा। तो स्टूडेंट नम के नाम से तो कोई मेरे पास कॉलम नहीं है फिलहाल, मैं स्टूडेंट नेम से बना रहा हूँ। जी अब क्या एरर आ गया? हाँ जी, वो कह रहा है कि ये जो आपने कॉलम है ना, ये ऑलरेडी इंडेक्स बन चुका है, ये मैंने ट्राई करते वक्त बना लिया हुआ है। नीचे आप जरा देखें एरर क्या दे रहा है, कि वो ऑलरेडी इंडेक्स इस स्टूडेंट नेम का बन चुका है। चले मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले। अच्छा जी, एक सेकंड, उसके लिए फिर मुझे टेबल का पता होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, एक नया इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं किसी और चीज पे, स्टूडेंट आईडी पे क्रिएट करता हूँ, ये भी ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, इसके लिए ऐसा करता हूँ, मैं ना जरा चेक करता हूँ मेरे पास क्या और टेबल मौजूद है। डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट के टेबल मेरे पास मौजूद है, मैं ट्राई करता हूँ डिपार्टमेंट के टेबल में जरा इंडेक्स बनाऊं, क्या सूरत हाल है यहाँ पे। ठीक है जी, अब इस पे बन चुका है। वो पहले क्यों नहीं था बन रहा, कि वो ऑलरेडी उन कॉलम्स पे इंडेक्स क्रिएट हो चुका था, तो एक इंडेक्स सेम कॉलम पे दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन, आगे आपने टेबल का नेम बताना है, देन फर्दर आपने जिस कॉलम पे आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं आप वो कॉलम मेंशन करेंगे। सर इसको ड्रॉप कर देना। ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप इंडेक्स, और इंडेक्स का नेम अभी मैंने कौन सा इंडेक्स बनाया, नाम मैंने रखा था स्टूडेंट इंडेक्स। स्टूडेंट इंडेक्स। अब
आगे नहीं क्रिएट कर सकते। तो अच्छा इसमें एक टेबल टेबल नेम तीनों जो हमारे स्कीमा था वैसे डिलीट हो सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज आपने जो इंडेक्सेस है ना ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्विक एक्सेस होता है, मैंने भी आपको बताया। अब हम इसका जो डाटा वो जैसे हमने व्यू को देखे ना इस तरह इंडेक्सेस को नहीं देख सकते, ठीक है। अब मुझे बस इतना पता है कि मैंने इंडेक्स क्रिएट कर लिया है फला फला कॉलम पे, तो उनकी जो स्पीड है, अच्छा अब ये जो स्पीड होती है ना इसकी, आपको याद होगा डाटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी थी, एक होती है लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च, वो चीजें याद Yes. आती है। Yes. लीनियर सर्च क्या करती है, शुरू से उसने हमारी अरे के पहले इंडेक्स से शुरू होना है और डाटा को एक्सेस करना शुरू करना है, फिर दूसरे इंडेक्स पे जाना है, फिर तीसरे पे। जबकि बाइनरी सर्च क्या करती है, वो डाटा को डायरेक्ट हॉफ करती है n/2 से, ऐसे ही है। Yes. फिर क्या करती है, मैंने राइट साइड जाना या लेफ्ट साइड जाना, तो आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है। ये बाइनरी सर्च की तरह काम करती है, जो इंडेक्स है ना ये सर्च करता है बाइनरी की तरह, यानी कि इसमें जो स्पीड है सर्चिंग की वो बड़ी, और ये सिर्फ इसका मकसद सर्च करना है, इसमें भी हम डाटा स्टोर नहीं करते। जो डाटा स्टोर ये करने हम वाला स्कीम है वो हमारा टेबल है जस्ट। जी सर ये मतलब इसमें सिर्फ आपने भी कहा है सिर्फ एक रो हो एक कॉलम हो सकता है, सिलेक्ट ये वो सर्च हो सकता है, या एक row हो सकती है। ये इसमें डाटा पूरी एक रो नहीं हो सकती, पूरा एक कॉलम का टेबल नहीं हो सकता। जैसे पहले हमने स्टूडेंट नेम किया था तो वो सारे नेम्स आ गए थे, इसमें सिर्फ एक ही नेम आ सकता है, ऐसे ही है। हाँ, अब देखे ना मैंने इंडेक्स क्रिएट कर लिया, अब मैं इंडेक्स को देख नहीं सकता, मैंने किस पे मैंने लोकेशन पे किया। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा सिलेक्ट asterisk फ्रॉम स्टूडेंट इंडेक्स, ये ऐसे बिल्कुल सर्चिंग होगी नहीं इसकी, ये हो चुका है। अब मैं इसको टेबल के नाम से सर्च करूंगा और वो जो स्टूडेंट है वो अपने आईडी से, यानी कि इंडेक्स बन चुका है ना। अब इसमें जो हम डाटा देखेंगे वो टेबल के नाम से देखेंगे। व्यू में और इंडेक्स में यही फर्क है। व्यू में क्या होता था, हम करते थे सिलेक्ट asterisk फ्रॉम व्यू का नेम, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा यस कि सिलेक्ट asterisk फ्रॉम इंडेक्स नेम, यहाँ पे हम टेबल के नाम से ही कॉल करेंगे। जस्ट उस टेबल के अगेंस्ट जो हमने इंडेक्स बनाया उसकी जो सर्चिंग है वो फास्ट हो जाएगी, और ये हमारे जो दिमाग में एक सर करें तो सही है। देखें सिलेक्ट। अब मैंने किस टेबल पे इंडेक्स बनाया है, मैंने डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पे बनाया। यस अब स्टूडेंट है वो देखेगा डिपार्टमेंट नंबर क्या है मेरे पास, सो इट्स मीन के मेरे पास ना डिपार्टमेंट जो नंबर 101 उसमें कोई रो नहीं है। इससे पहले ये कि मैं थोड़ा सा ना चेक कर लेता हूँ डिपार्टमेंट के टेबल में क्या क्या मौजूद है मेरे पास। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट में कोई डाटा ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा नहीं यस फंडा खुद ही समझ लिया, मुझे रोज इंसर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक बार ओके सर अगेन आगे एक्सप्लेनेशन। सर। इंडेक्सिस में जो डाटा सर्च होगा वो डिपार्टमेंट के ही नाम से होगा, ओके टेबल के नाम से। व्यूज में जो डाटा सर्च होगा वो व्यू के नाम से होगा। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी ओके सर। है। ऐसे नहीं करिएगा, तो फिर मैं डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नो मूव सर करें। एंड टेबल व्यूज और इंडेक्सेस में टेबल डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा रिट्रीव करने के लिए, जो भी जितने भी ऑपरेशन है वो टेबल पे हो सकते हैं। बट अगर हम डाटा को उसकी जो एक्सेस है उसको लिमिटेड करना चाहते हैं तो हम व्यूज क्रिएट कर लेंगे। व्यूज उस टेबल के डिफरेंट कॉलम्स भी हो सकते हैं, हम कॉलम की एक्सेस को रोक सकते हैं। इंडेक्सेस क्या करते हैं, ये जस्ट डाटा को सर्च करने के लिए, स्पीड फास्ट करने, और ये हमेशा जब इन पे हम काम करेंगे तो वो थ्रू टेबल के नाम से ही करेंगे। ओके, ये इन तीनों में फर्क है। नेक्स्ट आ जाए नीचे। अब हमारे पास ना यस कुछ कमांड्स होती हैं, ये तो स्कीमास हो गए डेटाबेस, तीन बेसिक स्कीमास से। अब हमारे पास कुछ कमांड होती हैं। डीडीएल होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हमने जो अपनी डेटाबेस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करना है, डाटा को डिफाइन नहीं करना, स्ट्रक्चर को। ये दो टर्म है। स्ट्रक्चर में कि अभी मैंने एक काम होता है, मैंने टेबल बनाया है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप लोग बताएं कि इस टेबल में कौन कौन से कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी टेबल बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया शायद। इसकी एग्जांपल ऐसी है ना, एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से और मैं इसमें लेता हूँ स्टूडेंट आईडी
एस नेम, तो ये स्ट्रक्चर है। अब जब मैं करता हूँ ना इंसर्ट इनटू, तो वो डाटा होता है। तो डीडीआर का काम है स्ट्रक्चर पे काम करना, डाटा पे काम नहीं करना इसमें। अच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो मेरा स्कीम है उसको क्रिएट कर सकता हूँ, मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, इंडेक्स क्रिएट कर सकता हूँ, और व्यू को क्रिएट कर सकता हूँ। ड्रॉप, ड्रॉप मीन मैं टेबल खत्म कर सकता हूँ, व्यू खत्म कर सकता हूँ, इंडेक्स खत्म कर सकता हूँ। आल्टर मीन, आल्टर का मतलब यह है कि मैं टेबल को भी और व्यू को भी आल्टर कर सकता हूँ। आल्टर, हमने ये कमांड यूज की हुई है ना, कि जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया तो उसमें से ना मेरे मुझे लगा कि ये जो स्टूडेंट नेम है ना, ये इसकी स्पेल ये नहीं थी होने चाहिए, कुछ और होने चाहिए थे, जैसे ऐसे होना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, बजाय इसके कि मैं टेबल को क्रिएट करूं और सॉरी ड्रॉप करूं फिर टेबल क्रिएट करूं, इस तरह मेरा जितना डाटा वो भी खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं आल्टर करके इस जो कॉलम है ना उसको नाम चेंज कर सकता हूँ। गॉट इट? अच्छा जी, रीनेम का मतलब ये है कि मैं अपने जो ये स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरा स्कीम है उसका नाम चेंज करना है, वो किस लिए होगा, रीनेम। इसका ना आपको इतना हिंट होना चाहिए, देन फिर आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको तैयारी करवा। ट्रंकेट का मतलब, ट्रंकेट और ड्रॉप दोनों का काम सेम ही होता है। ड्रॉप का मतलब भी स्कीमा को डिलीट करना है, और ट्रंकेट का मतलब भी जो हमारा स्कीम है उसको डिलीट करना होता है। सही है, यही इतना याद रखें। अब थोड़ा सा फर्क क्या है वो नेक्स्ट हम देखेंगे जब डिलीट नीचे। फिलहाल आपने इधर रखना है, ट्रंकेट भी करता है स्कीमा को खत्म, ड्रॉप भी क्या करेगा, स्कीमा हमारा खत्म। दोनों काम सेम करेंगे। रीनेम जो हमारा स्कीमा होगा उसका नाम चेंज करने के लिए। आल्टर जो हमारे स्कीमा में एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एडिट या उनको मॉडिफाई करने के लिए। तो ये सारी कमांड समझ आती हैं आपको? यहाँ में कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ था? नो। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल, ये है डाटा। डाटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब है अब मैंने डाटा को मैनिपुलेट करना। ऊपर मैं क्या कर रहा था, स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर रहा था, ये बेसिकली स्ट्रक्चर पे काम करता है, डाटा पे नहीं करता। अब ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डाटा पे काम करती है, स्ट्रक्चर पे कोई कंसर्न नहीं है इसका। ठीक है, ये डाटा पे काम करेगी। जैसे सिलेक्ट, हम सिलेक्ट की क्यूरी करते हैं डाटा को फेच करने के लिए। मेरे पास टेबल है तो मैं चाहता हूँ कि मैंने डाटा फेच करना है, डाटा देखना है, वो रो वाइज भी देख सकता हूँ और कॉलम वाइज भी देख सकता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। इसी तरह इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें डाटा को इंसर्ट करना है, डाटा ऐड करना है। अपडेट मीन, अब मैंने जो डाटा था उसमें अगर कोई मिस्टेक आ गया, जैसे मैंने अगर स्टूडेंट का एड्रेस है वो गलत एड्रेस दे दिया, अब मुझे वो एड्रेस ठीक है ना, तो मैं अपडेट क्वेरी चलाऊंगा। ओके। और डिलीट का मतलब है कि मैं अपने टेबल में से जो रोज हैं, जो टपल्स हैं, उनको डिलीट कर सकता हूँ इजीली। तो ये सारे का सारा काम हो रहा है डाटा पे, ऊपर सारे का सारा काम हो रहा था स्ट्रक्चर। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? इसके बाद हमारे पास आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, हमारे डाटा को कंट्रोल करती है। किस लिहाज से? अब दो चीजें होती हैं। देखना मेरे पास अगर यूनिवर्सिटी की नो डेटाबेस है, सर। अब यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है तो वहां पे हमारे पास होती है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, आपने सुना होगा ये। अब ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट को जो प्रिविलेजेस मिलेंगे, प्रिविलेजेस मीन मेरे डाटा की एक्सेस, एक्सेस राइट हम कहते हैं प्रिविलेजेस। अब एक्सेस राइट का मतलब क्या है कि ये मेरे पास ना एक्सेस राइट्स है, सिलेक्ट करना एक एक्सेस राइट है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। इसी तरह ये ड्रॉप और अल्टर के भी एक्सेस राइट है। तो क्या आप खुद बताएं, मैं क्या स्टूडेंट को एक्सेस दे सकता हूँ कि वो मेरे टेबल को क्रिएट करे? क्या सेंस बन सकती है? कभी भी नहीं। मैं नो। स्टूडेंट को कभी एक्सेस नहीं दूंगा कि वो टेबल क्रिएट करे। स्टूडेंट को कभी एक्सेस नहीं मिल सकती कि वो टेबल को ट्रंकेट या डिलीट कर दे। इस तरह तो वो अपना रिकॉर्ड ही डिलीट कर देगा इजीली। तो हमारा जो डाटा है वो तो सिक्योर ही ना हुआ। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग प्रिविलेजेस बना लेंगे। प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कि मैं सेट ऑफ रूल्स एक डिफाइन कर लूंगा, क्या कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ ये वाले राइट्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट से ज्यादा राइट्स लेंगे, ये वाले राइट्स वो टीचर यूज कर सकते हैं। टीचर के ऊपर आ जाते हैं एचओडी, तो हम फिर उनके लिए अलग एक बनाएंगे रूल। और हम क्या करेंगे, हम लोग एचओडी, टीचर्स और स्टूडेंट्स को प्रिविलेजेस या तो ग्रांट करेंगे या रिवोक। ग्रांट मीन, ग्रांट का मतलब क्या है कि मैंने एचओडी को ग्रांट कर दी ये ट्रंकेट की एक्सेस, कि भाई एचओडी जो है वो टेबल को डिलीट कर सकते हैं।
मैंने ग्रांट कर दी, ग्रांट मीन मैंने उसको एक्सेस दे दी ट्रंकेट की। तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैंने कौन सा एक्सेस किस यूजर को देना, कौन सी एक्सेस राइट किस यूजर को देने। कौन सी एक्सेस राइट का मतलब है कि क्रिएट, ड्रॉप, आल्टर, ये सारी एक्सेस राइट, ये सारे मेरे जो है ना असल चीजें जो मेरे टेबल की वो ये है एक्सेस राइट। इसी तरह ये भी एक्सेस राइट। तो आपने किस यूजर को कौन सा एक्सेस देना वो आपने डिफाइन करना होता है। तो इससे हम कहते हैं ग्रांट करना, एक्सेस देना। फिर हम चाहते हैं कि जी चलें ठीक है, हमने एक वक्त के लिए टेम्परेरी तौर पे एक्सेस दी थी एचओडी साहब को, अब हम एक्सेस लेना चाहते हैं जी, ये रिवोक कर दी। या अगर ऐसे भी होता है ना, कोई टीचर कॉलेज छोड़ के चला जाता है, तो जो एक्सेस उसे मिली होती है कॉलेज की, फिर वो पहले ग्रांट होती है, वो चला गया, फिर हम रिवोक कर लेंगे। अब दोबारा वो बाहर जाके ना हमारी जो डेटाबेस को चेंज करें। तो ग्रांट और रिवोक का मतलब यह है कि ग्रांट मीन एक्सेस देना, रिवोक मीन एक्सेस छीन लेना। और ग्रांट मीन ये भी हमने डिफाइन करना होता है कि एक्सेस कौन कौन सी किस किस चीज पे देनी है। और रिवोक मीन हमने जब उससे एक्सेस छीननी है तो सारी एक्सेस लेनी है, थोड़ी लेनी है, या किस हद तक लेनी है। सर हमें नेक्स्ट मीटिंग का लिंक आ गया। ठीक है, फिर यहीं से 10 हम हो नेक्स्ट गया। क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके। सर वो जो आपने अभी कमांड्स चलाई है ना, वो प्लीज सारी कॉपी करके हमें आप सेंड कर दिया करें, ताकि हमने जब प्रैक्टिस करनी हो तो हम वहां से देख लें कि क्या एरर आ रहा ओके। है। थैंक यू सर। ओके।